नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल डीके इलेक्ट्रिक में। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, जो हमने कल सर्किट आपको समझाया था चार्जिंग का, जो सोकेम शार्क में जो है चार्जिंग की जो प्रॉब्लम थी सर्किट डायग्राम के द्वारा आपको समझाया था दोस्तों। तो उसको जो है काफ़ी लोग जो है डायग्राम के साथ समझते हैं, काफ़ी लोग जो है प्रैक्टिकली मतलब देख के समझते हैं कि पीसीबी के अंदर लोकेशन कौन सी जगह है। तो स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए उनको, ताकि वो मतलब प्रॉपरली समझ पाए कि जो मैंने डायग्राम में जो लोकेशन बताई थी वो कौन सी जगह है और किस प्रकार से मतलब उसको चार्जिंग की जा रही है, मतलब किस प्रकार से उसका जो है ड्राइव निकल रहा है। ये हम पीसीबी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक एक चीज़ को, ये कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाई गई है और किस हिसाब से वो निकल रही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। मैं आपको जो है आज बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को मिस मत करना दोस्तों। तो दोस्तों ये सोकेम शार्क का पीसीबी है दोस्तों। ये यहाँ पर आप देख रहे हो 2 SCR लग रहे हैं, जो मैंने कल सर्किट डायग्राम में आपको बताया था कि 2 SCR लग रहे हैं ये चार्जिंग के लिए। तो और डीटी ट्रांसफार्मर ही ये वाला था जो मैंने आपको बना के, एक साइड तो 2 कॉइल थी और एक साइड में जो सिंगल कॉइल थी, एक साइड में जो इनपुट के लिए है और आउटपुट में 2 कॉइलें बनाई जाती है, जो कि जहाँ पे आपको एसी की 2 वोल्ट मिल रही है, 4 वोल्ट मिल रही है जैसे कि, ठीक है। और इधर की साइड में आपकी 2-2 बट के अलग अलग भागों में 2-2 बट जाती है। इस प्रकार से इसकी चार्जिंग की जाती है। इसकी कॉइलें जो है इस प्रकार से वोल्टेज निकाल के और पास करती है। पास करने के बाद में एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। उसमें एक डायोड लगाया गया है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके और एक रेसिस्टेंस के थ्रू और उसके जो है गेट पे, एसीआर के गेट पे सप्लाई को हम देते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को मतलब कैसे निभाते हैं मैं आपको बताऊंगा इसके साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको बैक में चलते हैं, पीछे की साइड में। अब आपको एक एक चीज़ को क्लियर से आपको समझाएंगे और क्लियर कर देंगे। जो डाउट होगा आपका तो यहीं पे निकल जाएगा। जैसे कि आपको कोई चीज़ को मतलब आपको पता ना हो तो फिर भी आपको मतलब पता लग जाएगा, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 26 आपको देखना है कि माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 26 कहाँ पे है। इस जगह पे है दोस्तों। पिन नंबर 26 ये वाली है, या 28 होगी, ये 27 है और ये 26 है दोस्तों। पिन नंबर 26 से जो है हमारी जो है यहाँ से ड्राइव निकलती है चार्जिंग की, जो कि जो कि 555 पे निकलती है, ठीक है। आपको पिन नंबर 26 से जो वोल्ट आउट होती है, ड्राइव निकलती है, वो आपकी 555 आईसी पे आती है, पिन नंबर 4 पे आती है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर एक पॉइंट लगाया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट को यहाँ से मतलब इधर से कनेक्शन काट के उस साइड में, आगे की साइड में जो है इस प्रिंट को जोड़ के और ये कनेक्शन को यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर ये प्रिंट को यहाँ पर निकाला गया है। इधर मतलब 2 साइडेड प्रिंट है, उधर की साइड मिलेगा और इधर की साइड भी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जम्फर लगा के मतलब ये जगह से कट करके उधर से प्रिंट को शॉर्ट करके यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। और ये जो प्रिंट है ये निकलेगा आपका इस जगह पे, पिन नंबर 4 पे। ये आपको जो है पिन नंबर 4 पे देखने को मिलेगा। ये वोल्ट जो कि आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो पिन नंबर माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 26 है, ठीक है। इस जगह पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों पिन नंबर 26 जो है, पिन नंबर 4 जो है यहाँ पर वोल्ट को इन करता है। 555 की नज़दीक से दिखा देता हूँ दोस्तों। 555, मेरा कैमरा थोड़ा साफ भी नहीं है दोस्तों, इसलिए 555 की पिन नंबर 4 पे सप्लाई आपकी इन होती है और पिन नंबर 3 से जो है आउट करता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, पिन नंबर ये 2 और 6 दोनों आपस में इनपुट वोल्टेज के लिए होता है। इसके साथ में एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है, वो कि ये है, ये पीएफ को जोड़ा गया है, ठीक है। इस अगर आपकी पिन नंबर ये आईसी काम नहीं करती है तो आपको ये पीएफ भी चेक करना है और एक ये पीएफ भी चेक करना है। जो पिन नंबर 1 जो है ग्राउंड कनेक्ट है, पिन नंबर 8 जो है इस पर 5 वोल्ट की सप्लाई आती है। पिन नंबर 7 पे जो रेसिस्टेंस जोड़ा गया है वो ये रेसिस्टेंस है, R32 की लोकेशन पर ये वाला रेसिस्टेंस जोड़ा गया है। तो आपको इन तीनों को भी आपको चेक करना है किस कंडीशन में, जब आपकी ये आईसी फॉल्टी बताता है या आप रिप्लेस कर देते हो फिर भी आपकी मतलब चार्जिंग नहीं आती, तो आपको ये 3 चीज़ें आपको चेंज ज़रूर करना है, आपको चेक ज़रूर करना है इन तीनों चीज़ों को। C 27 की लोकेशन पर है, ठीक है, ये C 18 की लोकेशन पर है और R32 की लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है दोस्तों।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे कि यहाँ पर तो हो गया हमारा ये क्लियर। पिन नंबर 3 से जो हमारा बोल्ट आउट होता है, ये पिन नंबर 3 ये वाला है। ठीक है, पिन नंबर 3 से जो हमारा बोल्ट आउट होता है उसके बाद में एक रेसिस्टेंस लगाया गया उसके बीच में। ठीक है दोस्तों, पिन नंबर 3 से बोल्ट आउट होती है और बोल्ट जो है आउट होती है इस यहाँ से और इधर होके निकलती है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगाया गया है दोस्तों R35 की लोकेशन पर। R35 की लोकेशन पर एक रेसिस्टेंस इनपुट बोल्ट यहाँ पर मिलेगी, आउटपुट यहाँ से आपको करेगा। अब दोस्तों पिन नंबर 3 पे जो भी बोल्ट निकलेगी वो यहाँ पर आएगी। स्टेप डाउन करके, मतलब जितनी बोल्ट आएगी उसको स्टेप डाउन करके आपको जो है सीधा ये ट्रांजिस्टर के बेस पे देखने को मिलता है। अब स्टेप डाउन करोगे तो यहाँ पर आपकी वोल्टेज मिलेगी करीबन 0.7 या 6 वोल्ट के करीब, जो कि ट्रांजिस्टर को होने के लिए इतनी वोल्टेज बहुत होती है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर के बेस पे जो सप्लाई मिलेगी उसके बाद में ये आपकी इमीटर पे जाती है। अब इमीटर जो है आपका यहाँ पर है, ये देखिए। अब इमीटर से आपका ग्राउंड है, अब ग्राउंड से जो है एक रेसिस्टेंस और कनेक्टेंस के साथ में ये वाला, इसको आपको चेक करना। अगर आपका ये ख़राब है, आपने इसको रिप्लेस भी कर दिया ट्रांजिस्टर को, उसके बाद में भी अगर आपका मतलब ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ, चार्जिंग नहीं कर रहा है, उस केस में आपको क्या करना है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को आपने चेंज कर दिया फिर भी आपकी चार्जिंग नहीं आ रही, उस केस में आपको जो है ये ग्राउंड से कनेक्ट है ये रेसिस्टेंस, तो आपको इस रेसिस्टेंस को भी चेंज करना है दोस्तों। अगर आपने इस रेसिस्टेंस को चेंज नहीं किया तो आपकी चार्जिंग नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको इस रेसिस्टेंस को भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर R31 की लोकेशन पर रेसिस्टेंस को लगाया गया है। ठीक है, अब आपकी बेस पे सप्लाई आ गई। ठीक है, इमीटर पे जाती है, इमीटर टू कलेक्टर, कलेक्टर से जो है सप्लाई को पास करता है। अब दोस्तों कलेक्टर पे जो सप्लाई को पास करेगा, नेगेटिव आपकी सप्लाई यहाँ पर देखने को मिलती है, जो नेगेटिव इस पोल पे आपको देखने को मिलती है और पॉजिटिव आपको जो है डायोड के थ्रू आपको यहाँ पर मिलती है। जैसा कि कल मैंने सर्किट डायग्राम में आपको बताया था कि 2 डायोड लगाए गए हैं, एक तो जीना डायोड लगाया गया है और एक डायोड लगाया गया है। D6 की लोकेशन और D5 की लोकेशन पर ये दोनों लगाए गए हैं। अब दोस्तों अगर आपका जैसा कि कॉइल में आपने AC धारा को प्रवाहित किया, मतलब आपने किसी भी कंडक्टर चालक को मतलब चलाने के लिए, जैसे कि मैंने रिले को ऑपरेट करने के लिए, मैंने ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए AC सप्लाई को दिया। जैसे हमने AC सप्लाई को जनरेट किया, इसमें प्रवाहित किया, AC जनरेट हो गई, उसके बाद में आपका बैक करंट जब AC कटता है तो बैक करंट भी आपका कभी कभी मार जाता है। ठीक है, जब आपका बैक करंट फ्लो होता है उस केस में आपका ये ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो, उस कंडीशन में मतलब ये ट्रांजिस्टर दोनों डायोड का उपयोग किया है ताकि आपका ये शॉर्ट होके ये उड़ जाए, ताकि आपका जो बैक करंट होता है ये झेल सकता है। ठीक है, झेल के मतलब आपका फॉल्टी भी तो होगा तो यही होगा, आगे आपका सर्किट सलामत रहेगा। ठीक है, इसलिए दोनों डायोड को लगाया गया है, इन दोनों को इसके साथ में। ठीक है दोस्तों, ये जो DT ट्रांसफार्मर है इसके साथ में लगाया गया है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि आपको 4 वोल्ट AC आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इन दोनों के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो 4 वोल्ट जो आपको मिल रहे हैं तो 2 आधा हिस्से में इधर मिल जाता है और 2 आधे हिस्से को इधर मिल जाता है। 4 वोल्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दो आप, 2 वोल्ट इसको मिलेगा और 2 वोल्ट इसको मिलेगा, इस ट्रांसफार्मर मतलब इस कॉइल को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपका DT ट्रांसफार्मर है तो आप कैसे चेक करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास मल्टीमीटर है, दोनों मल्टीमीटर की नोक को आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास मेरे पास मल्टीमीटर है, मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, नहीं मैं आपको अभी प्रैक्टिकली रूप से दिखा देता है इसको। देखिए आपके 2 कॉइल ये है, इन दोनों पर अगर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख के दोनों पे नॉक रखोगे तो आपकी बीप साउंड की आवाज़ करेगा, तो दोनों एक कॉइल है ये। ठीक है, तो आपका मतलब ये सही है। अगर बीप साउंड की आवाज़ नहीं करता है तो मतलब आपके जो कॉइल है बीच में से कहीं टूट फट गई है। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों कॉइल को एक साथ में चेक करना है कंटिन्यूटी मोड पे, इन दोनों को एक साथ चेक करना है। इनमें कंटिन्यूटी मोड पे कंटिन्यू बोलनी चाहिए, कंटिन्यूटी आनी चाहिए, मतलब बीप साउंड की आवाज़ करना चाहिए। फिर आपको इस पे रखना है और एक मतलब कंटिन्यूटी मोड, एक जो है लेग्स को यहाँ रखना है, दूसरे को इस पे टच करना है और इस पे टच करना है, कहीं ये आपस में शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसी प्रकार इस पे रखना है और इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। ठीक है, तो आपको मतलब पता लग जाएगा कि मतलब ये शॉर्ट है या ख़राब है, DT ट्रांसफार्मर जो सप्लाई को पास नहीं कर रहा, आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है, ये आपको पता लग जाएगा। ये अगर ये ठीक है तो मतलब आपका जो है इस दोनों डायोड को आपको चेंज करने होंगे इसके साथ में। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। जब आपकी जो है यहाँ से सप्लाई आपको आउट, यहाँ से जो सप्लाई को आउट करते हैं ये आपको मिलेगा देखने को, आपकी
ये दोनों जो आपके यहाँ पर वो लगाए गए हैं, SCR लगाए गए हैं, उसके गेट पे आपको ये सप्लाई देखने को मिलती है, SCR के गेट पे, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो है R37 के लोकेशन पर एक रेसिस्टेंस लगाया गया है और C21 के लोकेशन पर एक PF लगाया है दोस्तों, और इसके बाद में ये ग्राउंड से मतलब ये ग्राउंड से कनेक्ट किया है। SCR के ग्राउंड पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपकी सप्लाई आ जाती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है और ये सप्लाई को DC में जो देता है, उस लोकेशन को भी आपको ध्यान देना है इन दोनों पे, इन दोनों के साथ में। यहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार जिस प्रकार इसके साथ में एक रेसिस्टेंस और एक PF जो कैपेसिटर लगाया है, उसी प्रकार इसके साथ में भी एक PF और एक रेसिस्टेंस को इसके साथ लगाया गया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये PF कैपेसिटर को भी आपको चेक करने हैं, इसके साथ में इसको चेक करने हैं, इसके साथ में आपको इसको भी रिप्लेस करना है अगर आपका ख़राब हो रहा है तो, ठीक है। अब आप चेक आगे की साइड में आपको बता देता हूँ। अब इधर की साइड में अब AC को DC में कन्वर्ट करके उसके बाद में जो है आपको ग्राउंड पे जो सप्लाई मिलेगी देखने को, वो कैसे मिलती है ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आपको 2 वोल्ट जैसे कि 4 वोल्ट सप्लाई मिली और जो 4 वोल्ट यहाँ पर मिली और 2-2 वोल्ट आपकी मतलब इन दोनों कॉइल से निकल रही है, ठीक है। इन दोनों कॉइल से 2-2 वोल्ट निकल रही है। तो 2 वोल्ट की जगह पर आपको AC वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट पर AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है? डायोड। D10 के लोकेशन पर लगाया गया दोस्तों, AC को DC में कन्वर्ट करता है ये डायोड। जब ये यहाँ से मतलब DC को DC में आपको कन्वर्ट करेगा तो उसके बाद में एक रेसिस्टेंस लगाया गया है यहाँ पर R47 के लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस लगाया गया है, जो आप सर्किट डायग्राम में देख लेना। मैं लोकेशन जो बता रहा हूँ वो सेम लोकेशन है दोस्तों, आपको ट्रेस करना आना चाहिए, बाकी आपके ऊपर है आप किस प्रकार से इसको रिपेयर करते हो, ठीक है। इसके साथ में ये रेसिस्टेंस को कनेक्ट करके, और ये रेसिस्टेंस जब कनेक्ट होता है तो इसके बाद में आपको ग्राउंड पे देखने को मिलती है सप्लाई, जब तक कि आपको मतलब यहाँ तक ये आपके प्रॉपरली कंपोनेंट्स ठीक है, मतलब आपका जो कंपोनेंट्स यहाँ तक ठीक है जब तक। अगर आपका कोई फॉल्टी होगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो आपका कॉइल है उसके साथ में ये डायोड जो आप देख रहे हो यहाँ पर D7 की लोकेशन पर, और यहाँ पर ये देख सकते हो R33 की लोकेशन पर, यहाँ पर R33 की लोकेशन दिख रही है दोस्तों। यहाँ पर दोनों रेसिस्टेंस को ये AC को DC में कन्वर्ट ये डायोड कर देता है, जिस प्रकार यहाँ करता है उसी प्रकार AC को DC में कन्वर्ट करके ये रेसिस्टेंस के थ्रू सप्लाई को पास किया जाता है। उसके बाद में आपको ये SCR के मतलब गेट पर, सॉरी दोस्तों ग्राउंड नहीं है वो, गेट पर आपको देखने को मिलेगा। SCR का ग्राउंड नहीं होता, गेट है वो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें कल मैंने आपको सर्किट डायग्राम में बताया था। ये देखिए अब आपका ट्रांसफार्मर में 3 वायर लगी होती है, ठीक है दोस्तों। अब जो आपकी 3 वायर लगी होती है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ। ये जो वायर जो आपकी ट्रांसफार्मर में बताती है, मतलब ट्रांसफार्मर से जो वायर आती है ये चार्जिंग के लिए होती है, ठीक है। ये जो आपकी होगी ये आउटपुट के लिए होगी दोस्तों, और ये जो होगी ये न्यूट्रल आपकी है ही, ठीक है। यहाँ से आपको चार्जिंग के लिए सप्लाई जाती है, वो जाती है आपकी सीधी उसमें SCR में कनेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में SCR से जो प्रिंट है उसके साथ में मैंने आपका सर्किट डायग्राम में बताया था वो किस प्रकार से है, ठीक है। अब इधर की साइड चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये SCR में ये गेट होता है, उसी प्रकार MOSFET में इसके विपरीत है, ये इस साइड में गेट आपको देखने को मिलेगा। अगर SCR में इधर की साइड गेट आपको देखने को मिल रहा है तो MOSFET में गेट इधर देखने को आपको मिलता है, थोड़ा मतलब उल्टा सिस्टम होता है उसका, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपका चार्जिंग के लिए जो प्रिंट जा रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सीधा आप यहाँ पर इसके गेट पर आपको देखने को मिल रहा है और इसके बीच वाले पॉइंट पर आपको देखने को चार्जिंग को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये रिले में कनेक्ट होके यहाँ से आपको रिले की सप्लाई जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से फिर आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका कल जो मैंने आपको समझाया था चार्जिंग की प्रॉब्लम किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अब कंपोनेंट्स कौन कौन से चेक करने हैं, डायरेक्ट इतने सारे तो आप चेक नहीं कर सकते, इतने सारे आपके ख़राब भी नहीं होते। तो इसीलिए आपको बस मेन चीज़ जो होती है उन्हें आपको चेक करना होता है। तो पहले आपको डायरेक्टली चार्जिंग नहीं मिल रही है तो पिन नंबर 26 पे बोल्ट देखना है, नहीं मिल रहा अगर आपका यहाँ से बोल्ट जा रहा है तो आपको यहाँ पर चेक करना है। पिन नंबर 4 पे जितनी बोल्ट आ रही है उसकी आधी बोल्ट पिन नंबर 3 से आउट करना चाहिए। पिन नंबर 4 पे अगर 2 बोल्ट मिल रही है तो 1 बोल्ट पिन नंबर
3 से आउट करना चाहिए। उसके बाद में ये रेसिस्टेंस को आपको चेक करना है R35 को, ठीक है। और ये स्टेप डाउन करके आपको 0.6 से 7 वोल्ट के करीब यहाँ पर आउट करना चाहिए। फिर आपको ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा ख़राब होता है चार्जिंग के लिए, आपको ये ट्रांजिस्टर को ही चेक करना होगा। ज़्यादातर है तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब होता है दोस्तों चार्जिंग के लिए, इस ट्रांजिस्टर को आपको चेंज करना होगा। ये ट्रांजिस्टर की वजह से आपकी चार्जिंग प्रॉब्लम होती है, और ये ख़राब नहीं होता है, ठीक है। DT ट्रांसफार्मर इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। और दूसरा कारण ये होता है SCR को आपको चेक करना होता है। क्या पता ये शॉर्ट हो जाते हैं कई बार, SCR को भी आपको चेक करके SCR को भी आपको रिप्लेस करने होते हैं चार्जिंग। तो 555 और ये ट्रांजिस्टर और दोनों SCR, ये 3 चीज़ की वजह से आपको ज़्यादातर चार्जिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चैनल पे नए हो तो वैसे ही आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।